नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। हिंदुस्तान के टुकड़े करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना को इस देश पर सबसे ज्यादा साल तक राज करने वाली पार्टी कांग्रेस के नेता महान बता रहे। वो जिन्ना जिसने अखंड भारत का बंटवारा करा दिया, उस जिन्ना को आज कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता सेनानी बता रही। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर रही है। मोदी विरोध में जिन्ना के बंटवारे करने को भी सही बताया जा रहा है। जिन्ना ने देश बांट दिया, इसे एहसान बताया जा रहा है। जिन्ना की तारीफ करते हुए पीएम मोदी को यह तक कहा जा रहा है कि अगर सारे मुसलमान यहां होते तो तुम्हारे पैर रखने की जगह नहीं होती। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, एआईसीसी के सचिव और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा क्या है, एक बार सुन लीजिए, फिर आगे की बात बताता हूं। 26 जनवरी के भाषण में नरेंद्र मोदी ने कहा था, आपने यूट्यूब पे निकाल लेना, सारी बात करते हुए आखिरी में उन्होंने कहा था कि मेरे सीने का दर्द है कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो इस देश के दो टुकड़े किए उसके दोषी हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना। ये आखिरी भाषण यूट्यूब पे निकाल लेना, आखिरी पेरा था उसका। ये तो धन्यवाद है देश की, नेहरू और जिन्ना ने अकल से किए देश के कि मुसलमान भाई यदि आपको पाकिस्तान जाना है आप मेहरबानी करके चले जाए, हिंदू भाई यदि आपको हिंदुस्तान में रहना तो आप हिंदुस्तान में रहना। ये अकल का काम करो। दोष दे रहे हैं कि जिन्ना और नेहरू, और एक तरफ उनका काका बोल रहा है कि अखंड भारत बनाना। क्या जिन्ना की हिस्सेदारी, क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे कि नहीं थे? ये तोड़ने में नहीं। देखिए, आप पहले एक पॉइंट पे आ जाए ना, आप उसी पॉइंट पे आके देश थोड़ा उसने तो भला किया। अरे भला किया उसने तो। यदि ये डराते हैं कि भाई मुसलमान बहुत बढ़ रहा, उसी पॉइंट को तो मैंने आपको क्लियर किया। ये पढ़े लिखे व्यक्ति के दिमाग में भी कि देश तोड़ दिया, अबे तुम्हें खड़े रहने की जगह दी मोहन भागवत और मोदी। यदि ये सारे के सारे यहाँ होते तो तुम पता नहीं कहाँ होते। तो मेरा कहना जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, क्या उसको हिंदू और मुसलमान होने से क्या स्वतंत्रता संग्राम की परिभाषाएं बदल गई? क्या सज्जन सिंह वर्मा ये बता रहे हैं कि देश का बंटवारा करके जिन्ना ने हिंदुस्तान पर एहसान कर दिया? कांग्रेस मुसलमानों का नाम लेकर यह जताने की कोशिश कर रही है कि अगर सारे मुसलमान यहां होते तो हिंदू कहां होते। सज्जन वर्मा के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस का जिन्ना प्रेम एक बार फिर जग जाहिर हो गया। नेहरू और जिन्ना की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के आगे वो कुछ कर नहीं पाए और उसी का परिणाम निकला कि इस देश के दो टुकड़े हुए। उसके जिम्मेदार नेहरू और जिन्ना थे। ये बात स्वीकार कर ली कांग्रेस ने। अब यदि कांग्रेस इसका खंडन नहीं करती है तो ये सुनिश्चित होगा कि ये कांग्रेस का अधिकृत बयान है। और इसलिए महात्मा गांधी ने ठीक कहा था कि ये कांग्रेस पथ भ्रष्ट हो गई, ये कांग्रेस विचार भ्रष्ट हो गई, इसलिए इस कांग्रेस को खत्म करो। लेकिन कांग्रेस का जिन्ना प्रेम ने आज ये तय कर दिया। मैं बता देना चाहता हूं सोनिया गांधी को, बता देना चाहता हूं राहुल गांधी को कि तेरा जिन्ना प्रेम, कांग्रेस का जिन्ना प्रेम, सोनिया गांधी का जिन्ना प्रेम, राहुल गांधी का जिन्ना प्रेम, सज्जन सिंह वर्मा का जिन्ना प्रेम या दिग्विजय सिंह का जिन्ना प्रेम, अब कांग्रेस की अर्थी को कंधा देने वाले हिंदुस्तान में 4 लोग नहीं मिलेंगे। हम पहले भी देश विभाजन गलत मानते थे, आज भी देश विभाजन गलत मानते हैं। कांग्रेस नेता ने जो बयान दिया है, क्या उसका समर्थन सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी करते हैं? अगर नहीं तो जिन्ना को महान बताने वाले उस कांग्रेस नेता पर अब तक कार्रवाई क्या हुई? आज राष्ट्रवाद में कुछ सवाल उठा रहा हूं और सिर्फ सज्जन सिंह ने जो कहा, चर्चा वहीं तक सीमित नहीं है। वो जो कह रहे हैं उसकी गहराई में जाने की कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान नहीं बनता तो क्या मोदी को खड़े रहने की जगह नहीं मिलती? क्या जिन्ना ने देश बांटकर एहसान कर दिया? मोदी का अपमान, कांग्रेस के लिए जिन्ना महान, कांग्रेस के लिए देश बांटने वाला स्वतंत्रता सेनानी क्यों है? रिजवान अहमद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं और मेहरुद्दीन रंगरेज इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। रिजवान अहमद, क्या जिन्ना को आप एक स्वतंत्रता सेनानी, एक महान नेता मानते हैं जिसने बंटवारा करके हिंदुस्तान पर एहसान किया, और अगर ऐसा नहीं होता तो नरेंद्र मोदी को यहां रहने की जगह नहीं मिल पाती?
जी जय हिंद वंदे मातरम। देखिए, महान तो उनको नहीं मानता हूं, पर जाने अनजाने इतना मैं ज़रूर मानता हूं। आज मैं जो वर्मा हैं, उन्होंने किस व्यंग में या क्यों कहा है ये मुझे नहीं पता, पर मैं इस पर अपना एक पर्सनल शोध कर चुका हूं और मैं मानता हूं कि यस, इफ़ यू मेक मी द प्राइम मिनिस्टर फॉर वन डे, मैं मोहम्मद अली जिन्ना को भारत रत्न दूंगा। क्योंकि लॉन्ग रन में मेरा ये मानना है कि अगर 1947 में बंटवारा ना हुआ होता, जी भारत रत्न देंगे जिन्ना को? कोई बोला बीच में? हाँ, अगर एक दिन के लिए आप प्राइम मिनिस्टर बना दें तो मैं दूंगा उनको ना, बता रहा हूं ना क्यों दूंगा, कोई वजह है? जी। तो अगर 1947 में ये बंटवारा ना हुआ होता तो सुशांत भाई, मेरा मानना है 2047 100 साल बाद फिर एक बंटवारा होता। वो बहुत बड़ा बंटवारा होता, वो इतना बड़ा बंटवारा होता कि भारत ना रहता, भारत अपना अस्तित्व खो देता, अखंड भारत से भारत होता और भारत के बाद इस भारत को कोई नया नाम ढूंढना पड़ता। पिछले 1000 साल में अफगानिस्तान का 6.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया चला गया, पाकिस्तान का 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया चला गया, बांग्लादेश का 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया चला गया, इंडोनेशिया का 19 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया चला गया, कुल मिला के 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया चला गया। आज की तारीख में भारत में 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, यानी अखंड भारत 55% अपना एरिया, जियोग्राफिकल एरिया, ये आप गूगल करके देख सकते हैं, ये हाइपोथेसिस या थीसिस नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। 55% अपना एरिया मुस्लिम आक्रांताओं को, मुस्लिम इन्वेजन्स को, मुस्लिम सेटलर्स को, जो भी आप उनको नाम दे दें, उनको ऑलरेडी खो चुका है। अगर 1947 में बंटवारा ना होता तो 2047 के बंटवारे में जितना आज पाकिस्तान गया है उससे 3 या 4 गुना पाकिस्तान जाता। और ये 2047 में ये बंटवारा क्यों होता? खो देता। क्यों होता ये बंटवारा? उस वक्त क्यों हुआ? कोई जिन्ना था और उसे मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहिए था। 2047 में कौन करवाता या क्या किस वजह से होता ये बंटवारा आपके हिसाब से? वो इस वजह से होता कि जब मुस्लिम की आबादी, इसको आप चाहें एक थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन मान लें, थ्योरी ऑफ पैसिव जिहाद मान लें, जब भी मुस्लिम की आबादी 30 या 40% को हिट करना शुरू करेगी किसी भी नेशन में, किसी भी प्रांत में, मुस्लिम एग्रेसिव होता जाएगा। 50% हिट करने के बाद वहां पर 100% शरीयत आ जाएगी और 60% हिट करने के बाद मुस्लिम अपना एरिया अलग कर लेता है। इसके एक नहीं, इसके बहुत एग्जाम्पल हैं हिस्ट्री में इसके। ठीक है, आप कह रहे हैं अगर उस वक्त बंटवारा नहीं होता तो 2047 में होता। आप वजह बता रहे हैं कि मुस्लिम आबादी बढ़ती, और अगर बढ़ती तो दुनिया के दूसरे हिस्सों में जैसा हुआ वैसा हिंदुस्तान में होता और 1947 से बड़ा बंटवारा होता। तहसीन पूनावाला, आपके हिसाब से आपको भी लगता है कि अगर वो बंटवारा हुआ तो अच्छा हुआ, एहसान कर दिया जिन्ना ने, जिन्ना महान थे, और अगर नहीं हुआ होता तो वैसा ही कुछ होता जैसा रिजवान अहमद कह रहे हैं? बंटवारा 2 हुए हैं। आपकी शो में शिरकत करने का मौका मिला, शुक्रिया। बंटवारा 2 हुए, एक 1947 में जो जिन्ना और हिंदू महासभा का मिल बांटकर बंटवारा था, जिसका समर्थन हिंदू महासभा ने किया, और एक्चुअल हिस्ट्री, नॉट दीनदयाल उपाध्याय व्हाट्सएप हिस्ट्री, एक्चुअल हिस्ट्री के हिसाब से जो आखिर के 2 लोग थे जिन्होंने बंटवारे को स्वीकार किया, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। बाकी इसके पहले सबने स्वीकार किया था, ये एक्चुअल हिस्ट्री। लेकिन मैं दूसरे बंटवारे में जाता। पाकिस्तान का 2 टुकड़ा करने वाली कांग्रेस की सरकार थी। 1947-48 के युद्ध में पाकिस्तान को हराने वाली कांग्रेस की सरकार थी। ये वो सरकार थी जिसने पाकिस्तान को अपनी औकात दिखाई।
ये अडवाणी जैसी नहीं थी कि वहां जाकर पाकिस्तान में जिन्ना के मज़हर पे सजदा किया और कहा जिन्ना से ज़्यादा सेक्युलर कोई नहीं था। ये जसवंत सिंह जैसा नहीं था जिसने किताब लिखी जिन्ना के ऊपर और कहा कि जिन्ना से महान कोई देशभक्त नहीं था। ये नरेंद्र मोदी जैसी सरकार नहीं थी जिसने आईएसआई को, कातिलाना आईएसआई को इन्विटेशन दिया कि आप आए पठानकोट और आप इन्वेस्टिगेशन करो। बिना इन्विटेशन के गए पाकिस्तान, बिना नतीजे के आए। और आज भी, इस वक्त भी 2022 में भी भारत की सरकार, अजीत डोवल और पाकिस्तान के एनएसए सीक्रेट टॉक्स कर रहे। सीक्रेट टॉक्स थाईलैंड में कर रहे, लंदन में कर रहे। क्यों कर रहे सीक्रेट टॉक्स? क्या चाय पे चर्चा हो रही है? क्या मन की बात हो रही है? अगर देशभक्ति की बात है तो सामने क्यों नहीं करते? क्यों आईएसआई को बुलाए? ये वो नरेंद्र मोदी थे जब पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों का कत्ल किया 14 फरवरी को, तब वो शूटिंग कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने रैली को एड्रेस किया। कांग्रेस की सरकार देशभक्तों की सरकार है, भाजपा की सरकार गद्दारों की सरकार है। सज्जन वर्मा जो जिन्ना को बता रहे हैं, हमेशा रहेगी। एआईसीसी के सचिव जो जिन्ना को बहुत महान बता रहे हैं और कह रहे हैं देश बांटकर एहसान कर दिया, उस सज्जन वर्मा पे क्या कार्रवाई हुई है? जी, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 24 घंटे के अंदर, आज 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। और भाजपा से अभी तक हुई नहीं। मुझे लगा आपने कहा इतनी देशभक्त पार्टी है, इतनी राष्ट्रवादी पार्टी है, अब तक तो कुछ हो गया होगा। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। आप कह रहे होनी चाहिए, वो भी आप कह रहे हैं, किसी और ने कहा भी नहीं है, किसी ने ट्वीट भी नहीं किया। हो गया होता, मैं इसका जवाब दे देता हूं, मैं उसका उत्तर दे देता हूं। हो गया होता, नहीं हो गया होता। लेकिन आप जैसे जानते कि जो पार्टी की अध्यक्ष है उनकी तबीयत ठीक नहीं, आज पता चला कि शी इज अनवेल, भगवान उनको लंबी उम्र दे। एक्शन होगा, लेकिन मैं आपके शो पे एक बात, अच्छा नहीं, लेकिन एक मिनट रुकिए, चलिए आज हम, मैं और आप एक शर्त लगाते हैं। भाजपा, सुनिए तहसीन भाई, ऑन एयर मैं और आप एक शर्त लगाते हैं। मैं आपसे कहता हूं इस आदमी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। बोलिए। आप कह रहे हो होगी, मैं आपसे कह रहा हूं नहीं होगी। दोनों आदमी शर्त लगाते हैं। मैं आपको कहता हूं, रिकॉर्डिंग है। मैं आपको शर्त रिकॉर्डिंग, और मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं। विठल भाई रडाड़िया गुजरात के अंदर, टाइम्स नाउ ने एक्सपोज किया वो किस तरह से गुंडागर्दी कर रहा था टोल नाके पे। कांग्रेस ने वार्निंग दी, भाजपा ने उसे ले ली। अरे गुंडागर्दी नहीं सर, मैं कह रहा हूं जिन्ना को ये बोलने पर कि जिन्ना को बोलने पर कि उसने बंटवारा करके एहसान किया और वो स्वतंत्रता सेनानी था, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं इस पर कह रहा हूं। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी एक बार बोलने पहले। हाँ, मैं इस पे जिन्ना वाले पे बाद में आऊंगा। तहसीन भाई, आपको तो ध्यान में रहता है, कांग्रेस तहसीन भाई बाहर निकालती है, भाजपा उनको लेती है। अरे सुन तो लीजिए, आपने विठल भाई का नाम लिया, आपको ध्यान में रहता है। जी। तो छोड़िए ना विठल भाई राडिया और वो लोग तो बड़े दूर से। लेकिन जो प्रियंका गांधी का सहायक है, प्रियंका गांधी का सहायक है, जिसने पत्रकारों पर मुक्केबाजी कर दी थी, वो आज भी उनके साथ ही है। क्या हुआ, निकाला गया क्या? या पत्रकारों पे के ऊपर गुंडागर्दी करना उसको कांग्रेस बड़ा अच्छा मानती है? कौन है ये? मैं नहीं जानता इसे। आपने प्रियंका गांधी चलिए कोई बात नहीं, आप छोड़िए हर्षवर्धन भाई, आप दूसरी वो कभी होना नहीं है। आप जिन्ना पे रहिए। कौन किसने क्या? चलिए, मैं चूंकि मुझे लगा कि आपने दूसरी तरफ आप ले गए तो मुझे लगा आपको ध्यान में होगा, लेकिन अच्छा है कि आपको नहीं पता कौन है। वो उसी तरह का है, मतलब उसकी हैसियत आपने बता दिया ऑन एयर टीवी पर, ये भी अच्छा। तो अब जो मूल बात है, जब ये बयान हम सुनते हैं तो 2 तरह से इसको देखा जाना चाहिए। एक तो ये कि कांग्रेस पार्टी के भीतर ये सार्वजनिक तौर पर, सामूहिक तौर पर यह तय है कि भाई जो बंटवारा हुआ वो बड़ा अच्छा हुआ। नेहरू जी और जिन्ना का विजडम था, वो उनकी समझदारी थी, यानी बंटवारा समझदारी के तहत हुआ, नंबर 1। नंबर 2 ज्यादा खतरनाक है, जो वो कह रहे हैं कि अगर वो होते तो मोदी को खड़े रहने की जगह नहीं मिलती। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि हम इस तादाद में मुस्लिमों का वोट हासिल कर लेते कि कोई और यहां सत्ता में नहीं आता। दूसरा वो ये कह रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो हमेशा इसी तरह की राजनीति को पसंद करेगा। फांसीवादी बात कौन कर रहा है, इसका जवाब दीजिए। नहीं, इसमें एक चीज मैं और जोड़ दूं कि इसका विश्लेषण ये क्यों ना हो कि वो ये कह रहे हैं कि एक बड़ी आबादी मुसलमानों की यहां नहीं है, ये अच्छा है।
वो तो ये भी कह रहे हैं नहीं, मैं कि वही कह रहा वो हूं कह रहे हैं कि ये तो एहसान कर दिया एकदम यही मैं कि कह उसने रहा हूं। भेज दिया इतने मुसलमानों को सुशांत यहाँ जी, नहीं रहने यही दिया, मैं कह वो रहा तो हूं। मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं वो इसका जो मैं मतलब। कह रहा हूं कि फांसीवादी मानसिकता, वो यही मैं कह रहा हूं। दूसरा जो पहलू कहा मैंने, एक तो वो कह रहे हैं कि मोदी के खिलाफ वो वोट देता रहता तो हम सत्ता में रहते, लेकिन जो वो कह रहे हैं कि वो जगह नहीं मिलती, वही फांसीवादी मानसिकता, वो मुसलमानों को कटघरे नहीं में तो खड़ा कर रहे हैं। वो घूम फिर के वही बात कह रहे हैं, उसी जो हालांकि वो पॉलिटिक्स में है तो खुलकर नहीं कहेंगे। रिजवान अहमद ने उसका पूरा एनालिसिस करके दे दिया कि अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ गई होती तो हिंदुस्तान में एक और बंटवारा हो गया होता। ये सज्जन जी भी यही कह रहे हैं। इसका मतलब हमारे साथ मेहरुद्दीन रंगरेज है। मेहरुद्दीन साहब, क्या आपको लगता है कि बंटवारा बहुत अच्छा हुआ, ये एहसान हो गया, और अगर यहां ज्यादा मुसलमान होते तो दिक्कत हो जाती लोगों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये बंटवारा बहुत सही हुआ जो जिन्ना साहब ने किया, वरना साहब। इस देश में, जी बिल्कुल, वरना इस देश में अल्पसंख्यक के लोग हैं, उन पे जो आज देश में अत्याचार हो रहे हैं, उनकी मंदिर मस्जिदों पे टारगेट किया जा रहा है, जिनकी लिंचिंग की जा रही, वो नहीं होती। वो कैसे नहीं होती? क्योंकि 30% मुसलमान तो इस देश में रहता है भारत में, और 30 करोड़ पाकिस्तान में और 20 करोड़ बांग्लादेश में। अगर ये सारा होता तो यहाँ पे मेजोरिटी में होते मुसलमान, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री भी मुसलमान बन सकता था, मुख्यमंत्री भी बन सकता था, मगर आज नहीं बनता। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कम है। और फिर बंटवारा, ये जो जिन्ना साहब ने बंटवारा किया था, ये तो अच्छा हुआ। तो ये अच्छा कैसे हुआ, मैं समझा नहीं। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? क्या रहे हैं? आप कह रहे हैं बंटवारा अच्छा हुआ कर दिया, और फिर कह रहे हैं कि अगर मुसलमान यहां ज्यादा होता तो फिर ये लिंचिंग रुक जाती और जो है वो हमारा प्रधानमंत्री होता, तो फिर तो बंटवारा गलत किया। आपकी दोनों बातें मैच नहीं हो रही। अब हो चुका है ना, तो वापस नहीं आ सकता। इसलिए अब तो जो नहीं, वापस नहीं आ सकता, लेकिन ये तो आप कह सकते हैं कि बंटवारा गलत हुआ। आप कह रहे हैं बंटवारा होकर अच्छा हुआ, और फिर कहते हैं यहां ज्यादा लोग रहते, ज्यादा मुसलमान रहते, हम मेजॉरिटी में रहते तो अपना प्रधानमंत्री बनाते। आपकी आवाज अटक गई है, आपकी आवाज अटक गई है। रिजवान अहमद, मुझे एक बात बताइए, ये जो साइकी है ये कमोबेश उसी दिशा में जा रही है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि अगर यहां मुसलमान मेजॉरिटी में होता तो मुसलमान प्रधानमंत्री बना लेता। जी जी, देखिए, इसको आप थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन भी कह सकते हैं, और जैसा मैंने पहले एक वर्ड यूज किया, पैसिव जिहाद भी कह सकते हैं। एंड दिस इज द वे दैट इस्लाम इन द न्यू फॉर्म इन 1400 ईयर्स, वो अलग अलग तरीकों से कुछ एरियाज ऑफ द वर्ल्ड में जहां वो स्ट्रांग था, इतना सक्सेसफुली फैला। उसमें सूफीज का भी रोल था, उसमें तलवार का भी रोल था, उसमें जबरदस्ती का भी रोल था, उसमें लोगों के लालच का भी रोल था। अब आप अगर इंडिपेंडेंस के टाइम पर 9% आबादी थी अनडिवाइडेड इंडिया में, 1951 में मुस्लिम्स की आबादी थी 9%, आज वो आबादी है 15%। देखिए, ये सब मैथमेटिक्स है। जो तहसीन भाई और उनकी बात हो रही है वो पॉलिटिकल बात है, उसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहता। तो आजादी अगर बंटवारा ना हुआ होता तो अनडिवाइडेड इंडिया में 1947 में मुस्लिम आबादी थी 25%। तो जब ये 9 से 15 पहुंची तो उसी रेशियो में आज ये 25 से 41 पहुंचती, 41% होती मुस्लिम आबादी अनडिवाइडेड इंडिया में, उसी रेशियो से जिस रेशियो से इंडिया में बढ़ी है। कोई मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा। कई ऐसे प्रांत होते जहां शरीयत होती, कई ऐसे, जैसा भाई ने बोला, प्रांत होते जहां मुस्लिम सीएम होता, और एक साहब ने बोला कि हम वोटिंग करके हमें इतना वोट मिल जाता कि नरेंद्र मोदी को पैर रखने की जगह नहीं मिलती। यहां भी थोड़ा सा मेरा मानना अलग है। जब मुस्लिम आबादी देश में 50% पार करती तो वोटिंग की उसके बाद नौबती ना आती। ये आप जितनी भी डेमोक्रेसी संविधान देख रहे हैं, ये इसी की मेहरबानी है, बंटवारे की। अदरवाइज मेरे हिसाब से अभी तक ये इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, मुझे लगता है एज अ कमेंटेटर ये बिल्कुल खत्म हो गया होता या खत्म होने की कागार पर होता। लेकिन हर्षवर्धन जी, क्या इसका तर्क या इस पर एक सवाल जो मुस्लिम पक्ष है वो ये नहीं पूछेगा कि जब हमने यहां हिंदुस्तान को चुना, अगर हम चाहते तो उधर चले गए होते, लेकिन हम जब यहां रहे
और उसके बाद जिन जिन इलाकों में वो रहे, और अगर आप कश्मीर की बात कर लीजिए वहां तो कई मुस्लिम चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन दूसरी जगहों पर जब चुनाव होता है तो आप हिंदू कैंडिडेट को भी जिता देते हैं। तो फिर ये थ्योरी जो रिजवान अहमद कह रहे हैं वही सटीक होती, वही हुआ होता, ये माना जाना चाहिए? नहीं, निश्चित तौर पर ये रिजवान जो कह रहे हैं वो काफी हद तक सही है। और जरा इसको ठीक से समझिए, कश्मीर में कहां किस हिंदू को जिता दिया? नहीं, कश्मीर में नहीं कह रहा हूं, देश के दूसरे हिस्सों में कह रहा हूं। देश के दूसरे हिस्सों में जहां उनको गुंजाइश नहीं मिली वहीं ने जिताया। वरना आप जहां देखते हैं, हम लोग अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव हमने देखा था, और जहां भी 40% प्लस मुस्लिम पॉपुलेशन है, मुस्लिम वोटर्स हैं, वहां आप बताइए कहां हिंदू प्रत्याशी जीत जाता है। और जो वहां से जीतते हैं, हम शफीकुर रहमान बर्क, एसटी हसन, ऐसे ढेर सारे नाम, उनकी भाषा सुन लीजिए, वो किस अंदाज में बात करते हैं। और ये मुझे इसका थोड़ा सा एक काउंटर मुझे लगता है कि अगर विभाजन नहीं हुआ होता तो भारत के लोगों की जो मन स्थिति होती, मानसिकता होती, वो अपीजमेंट की तरफ उसी समय नहीं गई होती। शायद उसी समय हम तैयार इस बात के लिए होते कि संविधान के लिहाज से चीजें चलेंगी, शरिया शरीयत पाकिस्तान की बात हो सकती है, बांग्लादेश की बात हो सकती है, भारत अगर अनडिवाइडेड होता तो ये स्थिति नहीं बनती, मेरा ये मानना है। तहसीन पूनावाला, क्या जो अभी जो भाई साहब मेहरुद्दीन जी ने कह दिया कि अगर मुस्लिम आबादी ज्यादा होती, इधर ही रह गई होती, तो हमारा मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर भी होता, ये अगर आप देखें तो कोई रिजवान अहमद या हर्षवर्धन त्रिपाठी को छोड़ दें और आप सीधा बाबा साहब अंबेडकर पर चले जाएं, और उनका जो कहना था कि ये कम्युनिटी जो है वो कम्युनिटी की सोच पर इन पर हावी होती है और देश की सोच जो है वो पीछे छूट जाती है जब धर्म का मसला आता है, तो क्या ये वही सोच है कि हम अगर ज्यादा होंगे तो हमारे बीच का कोई प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, बजाय इसके कि कौन बेहतर है वो प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए? बाबा साहेब आम्बेडकर के संघ परिवार पे क्या विचार थे वो तो मैं आपके सामने और आपके दर्शकों के सामने बिल्कुल रखूंगा, लेकिन इसके पहले मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं, आपके दर्शकों के सामने। मैंने इसे अभी क्रॉस चेक किया है। रिजवान अहमद जी थोड़ा सा सच्चाई से उसको छुपा रहे हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ रिजवान भाई की। 1951 के सेंसस के हिसाब से 9.8% था मुसलमानों की आबादी भारत में, डिवाइडेड भारत में, लेकिन 9.8% में जम्मू एंड कश्मीर, आसाम और डिवाइडेड वेस्ट बंगाल, डिवाइडेड बंगाल को नहीं गिना गया था। जब उसको लेटर ऑन ऐड किया गया तब वो पॉपुलेशन हो गया था 12.9%, जो लगभग अभी 14% है इन रेट विद द ग्रोथ ऑफ हिंदू पॉपुलेशन। तो हमें चैनल पर जब हम बात करते हैं आंकड़ों की, पूरे आंकड़े हमें सामने रखने चाहिए, गलत बात हमें नहीं करना चाहिए। दूसरी बात मैं करना चाहता हूं आपके सामने, जितने भी भारत के मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स थे उन्होंने ये चुना कि वो गांधी और नेहरू के भारत में रहेंगे, ना कि जिन्ना के पाकिस्तान में। मेरे खुद के दादाजी वो गांधी जी की सेवा करते थे, गांधी जी जब जेल में थे उनकी सेवा करते थे। कस्तूरबा का जो अंतिम संस्कार हुआ वो मेरे परिवार के लोगों ने किया, आगा खान पैलेस में जो उनका देहांत हुआ था, मेरे परिवार के लोगों ने उनकी सेवा की थी। तो हम इस चीज से परहेज ना रखें कि मुसलमान जो थे वो भारत में, नेहरू के भारत में, गांधी के भारत में, पटेल के भारत में रहना चाहते थे। तीसरी बात करते मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। ये जो आपके शो में आपने लाए कोई व्यक्ति जो अपने आप को मुसलमान का रिप्रेजेंटेटिव कहता है, मैं नहीं मानता हूं ये मुसलमान का रिप्रेजेंटेटिव है। मुसलमान के कोई रिप्रेजेंटेटिव को ऐसा अधिकार नहीं आके ये कहना हमारा मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा, हिंदू प्राइम मिनिस्टर। मैं नरेंद्र मोदी जी से मेरे 100 डिफरेंसेज है, वो मेरे प्रधानमंत्री है। हिंदू मुसलमान में हमें बंटवारा करने का कोई अधिकार नहीं। ये पता है आपके शो पे क्यों आते हैं ये सब? ये लोग इसलिए आपके शो पे आते हैं ताकि ये जहर फैलाए और ताकि जो मुद्दे की बातें वो ना हो कि आज हमारे कश्मीरी हिंदू आज की तारीख में कश्मीर छोड़ के दोबारा से जा रहे। ये लास्ट हुआ जब भाजपा सरकार में थी 1990 में, तब हमारे कश्मीर हिंदू कश्मीर छोड़ते गए। आज दोबारा से अमित शाह जी और मोदी जी छोड़कर जा रहे। मुद्दे की बात पर मुद्दे नहीं हो, इसलिए बंटवारा करने के लिए ओवैसी और आरएसएस, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपके पास बंदूक है? नहीं, बंदूक नहीं है। तो आप किसी को गोली तो नहीं मार सकते हैं, इसका मतलब? बंदूक नहीं है। जब बंदूक नहीं है तो गोली कैसे मारेंगे? बिल्कुल नहीं मार सकता हूं। तो वैसे ही ये लोग जो डिबेट में आके जहर फैलाते हैं, अंदर जहर है तभी ना फैला रहे हैं। मैं तो देता नहीं हूं इनको, जहर ले घूम रहे हैं और आकर जहर बोलते हैं, और वो जहर अंदर है तो बाहर आता है, तो लोगों को दिखता है कि जहर है। मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है सुशांत भाई। तो अरे ऐसे तो बहुत आ रहे हैं। सुशांत भाई मुस्लिम के रिप्रेजेंटेटिव सर, किसको मेरे माने? रिजवान भाई ऐसे से बहुत आ लाख रहे हैं। डिफरेंसेस हो गए। ऐसे मेरे बहुत आ रिजवान रहे भाई से हैं। लाख डिफरेंसेस हो गए। इसका मतलब अंदर जहर है ना।
अरे ये कहां से रिप्रेजेंटेटिव हो गए? अरे भाई मुसलमान प्रधानमंत्री रिप्रेजेंटेटिव क्या नहीं कह होता रहा है? हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसे घूम तो बहुत रहे ना जहर लिए अरे हुए। कौन कहता है मुसलमान प्रधानमंत्री, हिंदू प्रधानमंत्री? कह रहा है आपके सामने एक बैठा हुआ, बहुत सारे मिल जाएंगे ऐसे कहने तो हर वाले। साइड पे घूमते, वहां पे संघ परिवार के भी लोग ऐसे ही जहर फैलाते। वो आपको ओवैसी मिल जाएंगे, जैसे संघ ऑल परिवार इंडिया के लोग भी मजलिस जहर फैलाते हैं, इत्तेहादुल क्या मुसलमीन करें? है हमारे देश में ऐसे उसकी लोग। पार्टी ही संघ मुसलमानों परिवार की के लोग पार्टी ऐसे है, लोग। उस व्यक्ति की पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। उस आदमी ने कभी आज बिल्कुल तक खड़े गलत होकर है। हिंदुओं के लिए कुछ गलत बोला है। मुझे याद नहीं है। और वो मदद करती है भाजपा की। जिसकी भी मदद करती हो, लेकिन बात तो सिर्फ मुसलमान मैं मुसलमान आपको इसका करती है। उत्तर दे दूं, अगर आप 10 आप जो सेकंड जहर की बात कर रहे हैं ये तो बहुत लोग लिए घूम रहे हैं सर, इसका मतलब 10 सेकंड में उसका उत्तर दे दूं? हाँ 10 सेकंड में उसका उत्तर दे देता हूं, 10 सेकंड, उससे आगे मैं नहीं बोलूंगा। ओवैसी की पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में। हमारी देवी देवताओं के बारे में उनके छोटे ओवैसी ने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। मनमोहन सिंह जी ने चीफ मिनिस्टर को आदेश दिया उसको जेल में डाले। 15-20 दिन जेल में था। सरकार उसने उसके बाद गठबंधन तोड़ दिया, कभी कांग्रेस के साथ दोबारा से गठबंधन नहीं किया। कर्नाटका जाता जहां भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश जाता जहां भाजपा की सरकार है, जहर फैलाता है, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं होती? क्यों भाजपा कार्रवाई नहीं करती? इसलिए कार्रवाई नहीं करती क्योंकि आप अच्छा मुझे ये बताइए, एक सेकंड सर, आप एक सेकंड आ रहा हूं। मुझे ये बताइए संघ परिवार अभी और ओवैसी, अभी एक ही सिक्के के एक दो मिनट पहलू मुझे हैं। ये बताइए, अभी तमिलनाडु में आपकी सरकार चल रही है डीएमके के साथ मिलकर, और अभी जो वो राजीव गांधी को मारने वाला शख्स बाहर आया, डीएमके उसको हीरो बता रही है। आपने तोड़ लिया क्या गठबंधन? जहां सूट करेगा वहां तोड़ के अपने आप को बताएंगे हम बहुत महान है, और जहां मन करेगा यहां सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं ये गलत हुआ, मोदी जी ने छोड़ दिया राजीव गांधी के हत्यारे को कोर्ट के आदेश के बावजूद, और वहां डीएमके कह रही है ये बहुत अच्छा हुआ, ये छूट गया। डीएमके के साथ तो हाथ नहीं छोड़ा आपने। नहीं, अब स्टेट गवर्नमेंट में कांग्रेस का क्या उसका रोल है? कांग्रेस के कौन से मिनिस्टर्स है स्टेट गवर्नमेंट? अरे भाई मिनिस्टर नहीं होंगे, सरकार चल रही होगी साथ में मिलके। आप बोल, आप छोड़ दीजिए, सरकार से समर्थन ले लीजिए। बयान तो दिया होता, एक बयान तो देते कि डीएमके ने गलत किया। क्या बात कर रहे हैं सर? रिजवान में नहीं, और एक जरूरी बात ये जोड़ना जरूरी है सुरजेवाला ने कि दिया। महाराष्ट्र में जब ये कहते हैं कर्नाटक उत्तर प्रदेश जाता है, तो उत्तर प्रदेश में क्या मिला, किस तरह से मिला, वो सबने देखा ओवैसी को। महाराष्ट्र में तो बाकायदा विधायक हैं, महाराष्ट्र में भी तो जाते हैं ओवैसी। तो ये तर्क समझ में नहीं आया तहसीन भाई कि कहां जाते हैं कहां नहीं जाते हैं। हाँ। इसका जरा मतलब ये समझाइए, कुछ भी आपने बोल दिया या आपके मन में आया? अरे भाई वो चलो तो क्लैरिटी हो गई, वो जहां मन करेगा उसको क्रिटिसाइज कर देंगे बीजेपी की बी टीम, और जहां आपको सुटेबिलिटी लगेगी आप उस आदमी के साथ खड़े हैं। एक मिनट रिजवान भाई आपके पास आ रहा हूं। मेहरुद्दीन रंगरेज, मुझे ये बताइए, आपको ये कहा जा रहा है कि आप जो हैं वो मुसलमानों के कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इसलिए मुसलमान ज्यादा होता, मुस्लिम पीएम बन जाता, ये सब जहर ना उगले, आप ये कहा जा रहा है। क्यों ना उगले? क्या हमारा अधिकार नहीं है? क्या संविधान अधिकार नहीं देता? जिसको वोट मिलेगी, संविधान जहर उगलने का अधिकार थोड़ी देता है। संविधान नहीं तो जहर तो कोई नहीं उगल रहा। अभी आपने कहा कि क्यों ना उगले। शहजाद पुणे वाला और ये जो भाई दूसरे पुणे वाले, ये वो के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गया, आपका जहर सॉलिड नहीं है, बार बार ब्रेक हो रहा है, थोड़ा इसको कनेक्शन ठीक कराइए। अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हमारे एमएलए एमपी अगर बनेंगे तो वो सदन में जाएंगे, हमारी मुद्दे उठाएंगे, तो इसमें इन्हें क्या हर्ज है इस बात में? अच्छा ये बताइए, मुसलमान का मुद्दा मुसलमान ही उठा सकता है, मुसलमान का मुद्दा मुसलमान ही उठा सकता है, हिंदू नहीं उठा सकता। मैं बताता हूँ क्यों नहीं उठा सकता कोई और। हाँ। जब हमारी जब लिंचिंग के नाम पे हमें मारा जा रहा, काय के नाम पे हमें मारा जा रहा, हमारी मस्जिद और मस्जिदों के ऊपर टारगेट किया जा रहा मुसलमान समझ के, तो ये बताइए किस विपक्ष के आदमी ने, सत्ता या विपक्ष के किस नेता ने आवाज उठाई है कि मुसलमानों पे जोर जुल्म जाती क्यों रही? धर्म संसद में, अरे मेहरुद्दीन अंग्रेज, धर्म संसद मेहरुद्दीन अंग्रेज, मेहरुद्दीन अंग्रेज एक बात सुनिए भाई। अरे रंगरेज भाई, और अंग्रेज मेरे सुन तो लीजिए। अरे रंगरेज भाई सुन तो लीजिए, आपकी जो ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनने वाली बात है, ज्ञानवापी मस्जिद, उसमें मुस्लिम पक्ष का केस भी हिंदू लड़ रहा है, और आपको हिंदुओं पे भरोसा नहीं है। तो ये तो संविधान का, ये संविधान, अच्छा ये संविधान हमारे यहाँ सब एक, मगर जब मुद्दे की बात आती है, मैंने कहा जब लिंचिंग की बात आती है तब मुसलमानों के पास। अरे भाई कांग्रेस समाजवादी पार्टी सबने दिल खोल के रख दिया आपके लिए, सब तो हिंदू ही हैं, और क्या चाहते हैं आप? देखिए जितने भी मुसलमान लिंचिंग के नाम पे मारे गए सबको अरे हिंदू भी मारे गए लिंचिंग में भाई,
हिंदू भी मारे गए। बीजेपी रिजवान अहमद, मुझे एक बात बताइए कि उन्होंने मुस्लिम भाइयों को मारा है, तो आज अगर हम यहाँ कम तादाद में हैं तो हमारे साथ देखिए कैसे नहीं नहीं, ये बहुत खराब बात कर रहे हैं। नहीं, आप एक मिनट हर्षवर्धन जी, बस एक लाइन जोड़ दूं। आप जहां ज्यादा तादाद में भी हैं वहां भी आप बुरे ही हालात में हैं सर। मैं आपको ये बता दूं, बहुत सारे दुनिया के देश हैं, बताइए, बहुत सारे दुनिया के देश हैं जहां बर्बादी हो गई। हिंदुस्तान में भी सब ISIS कहां पर है? ISIS कहां पर है, आपको पता है? उसका चलना मुश्किल हो रहा है, रहना ये मुश्किल हो रहा दिमाग से सोच निकालिए कि हम ही दुनिया में सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। रिजवान अहमद बोले, फिर आ रहा हूं हर्षवर्धन भाई आपके पास। रिजवान अहमद बोलिए, क्यों मुसलमानों को मारने काटने की बात हो रही है? भाई हर वक्त मुसलमान कितना कीजिएगा, कभी तो भारतीयों की बात कीजिए। रिजवान अहमद बोलिए। जी 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 सुशांत भाई, हाँ सुशांत भाई, I take the objection of Tehseen seriously. He's a learned man. 9.8 I agree, but I think Jammu and Kashmir का सेंसस नहीं था 91 में. About Assam and Bengal I am not sure. Anyway that we can discuss later. देखिए, एक एग्जाम्पल है कश्मीर का. मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ कश्मीर की बात कर रहा हूं. वहां पर मुस्लिम आबादी के होते हुए देखिए, बेरोजगारी पूरे भारत ने देखी, डिसकंटेंट ब्यूरोक्रेसी से पूरे भारत ने देखा, सरकारों से नाराजगी या सरकार का धोखा पूरे भारत ने देखा. लेकिन इसके नाम पर जो कश्मीर में हुआ वो पूरे भारत में नहीं हुआ. तो दैट शोज द बिहेवियर डिफरेंस बिटवीन द मुस्लिम कम्युनिटी एंड द अदर कम्युनिटी. उसके बाद बंगाल के वो पॉकेट्स जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा हो रही है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को अलग तरह देखा जाता है, और रेस्ट ऑफ बंगाल जहां मुस्लिम आबादी कम है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम अलग तरह की है. सेम वे इट इज अबाउट केरला. एक और चीज हो सकती है कि अगर ये कंट्री डिवाइड ना होता तो ऐसा भी हो सकता है सुशांत भाई कि ये एक बहुत ही पीसफुल कंट्री होता. कैसे होता? बहुत ही पीसफुल कंट्री. दैट द हिंदूज ऑफ दिस कंट्री, इस देश के जो हिंदू हैं, उनको सबमिशन में वो जीना सीख लेते कि सबमिशन में कैसे जिया जाता है. और जब एक पार्टी पूरी सबमिशन में चली जाए तो उस जगह अपने आप पीस आ जाती है, क्योंकि दूसरी पार्टी किसी चीज की ना मांग करती है, ना नाराजगी करती है, ना उसके लिए लड़ती है. यह तक हो सकता है कि मुस्लिम पॉपुलेशन आपस में पंजाबी मुसलमान बंगाली मुसलमान से लड़ रहा होता, देवबंदी बरेलवियों से लड़ रहे होते, शिया इस देश में सुन्नियों से लड़ रहे होते, और हिंदू बेचारा बिल्कुल मूर्ख दर्शक बना हुआ, चुपचाप अंदर घुसा हुआ ये सब तमाशा देख रहा होता, और हिंदू मुस्लिम का कोई डिस्प्यूट ही ना होता, क्योंकि हिंदू कोई ऐसी बात ही ना करता जिससे डिस्प्यूट हो. वो पहले ही बेचारा हथियार डाल के हिंदू तो वैसे भी सर बंटवारे के बाद एक बड़े वक्त तक हिंदू जो है वो बंटवारे के बाद भी इसी रूप में, मूर्त रूप में रहा है. उसका मूल भाव ये रहा है कि कौन पछड़े में पड़े, पहला, और दूसरा कि अरे जाने दो कोई बात नहीं, हिंसा जो है वो नहीं होनी चाहिए. 2014 के बाद जो एक परिवर्तन लोगों को पसंद में नहीं आता वो ये कि भाई हिंदू को भी लगने लगा कि ये जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स होती है वो क्यों होती है, क्यों हमारे लिए कोई बात नहीं करता, क्यों हिंदू की लिंचिंग हो जाए तो उस पर चर्चा नहीं होती, क्यों हिंदू अगर अपने मंदिर की मांग के लिए कोर्ट भी चला जाए तो वो जो है वो सेक्युलर नहीं है, वो कम्युनल है, वो दबा रहा है. और दूसरा पक्ष 10,000 सबूत मिलने के बाद भी कहे कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम जो है 91 के एक्ट के हिसाब से चलेंगे, लेकिन वो सेक्युलर है. ये जो कंपैरिजन चल रहा था ना, इसमें थोड़ा सा तराजू बैलेंस करने की कोशिश की हिंदू ने, और ये एक बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आई. हर्षवर्धन त्रिपाठी, मुझे ये बताइए कि जो अब एक उदाहरण मैं दे रहा हूं अंग्रेज जी का, ऐसे बहुत सारे लोग हैं बोलने वाले, लेकिन क्या ये जो सोच है कि मुसलमान के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये हाल के नैरेटिव का असर है दिमाग पर, या ये हमेशा से है? और आप दुनिया के जिन हिस्सों में देखें कि मुस्लिम आबादी ज्यादा है लेकिन फिर भी वहां मुसलमान परेशान है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है, और इस देश में मुसलमान को क्या चीज बराबरी से नहीं मिल रही इसका जवाब नहीं ढूंढा जाता, बस हम पर अत्याचार हो रहा है ये इनको दिखता है. देखिए सुशांत भाई, इसका बड़ा एक सीधा सा उदाहरण है
कि जहां जिस जमीन पर आप रहते हैं उस जमीन का कानून मानना चाहिए। हम जब कह रहे हैं कि ये स्वतंत्र भारत है, इसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अंग्रेजों की गुलामी से जो लोग निकले या जो भी देश रहे, लेकिन जब किसी जमीन पर जाकर आप कहते हैं कि नहीं, इस देश का जो कानून है, संविधान है, नियम है, शर्तें हैं, उसके ऊपर एक शरिया शरीयत जैसी चीज है, तो अफगानिस्तान बनता है, तो तालिबान खड़ा होता है, तो पाकिस्तान बनता है जहां हर दूसरे रोज सिंधी बलोची को मार रहा है, बलोची किसी और को मार रहा है, कोई किसी और को, सिया सुन्नी का झगड़ा हो रहा है उनके वो भारत में भी हो रहा है। लेकिन चूंकि आप उसको देखना नहीं चाहते, आपको एक हिंदू मिल जाता है, और इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे नहीं, पूरी दुनिया में अगर सबसे अच्छा मुसलमान कहीं बचा है तो भारत में बचा है। लेकिन इसलिए नहीं बचा है कि मुसलमान है, इसलिए बचा है कि वो भारतीय है। और जब ये मुसलमान की बात करते हैं तो ISIS वही है जहां सिर्फ मुसलमान की बात करती है, ईरान इराक वहीं लड़ रहे हैं जहां सिर्फ मुसलमान की बात होती है। दुनिया के जो यूरोपीय देश हैं वहां पर जहां एकदम शांति थी, जहां इस तरह की बातें, इस तरह के प्रदर्शन कभी हुए ही नहीं, वहां पर भी अगर इस तरह से चाकूबाजी हो रही, लोगों को मार दिया जा रहा है, तो तब जब उस जमीन का कानून छोड़कर, उस भूमि का कानून छोड़कर, उस देश का कानून छोड़कर शरिया शरीयत हो रही। आज भी आप देखिए तो वो कहते हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं मानेंगे, एक समान नागरिक संहिता नहीं होनी। क्यों नहीं होनी चाहिए? रिजवान, तहसीन पूनावाला, सुशांत, मेहरुद्दीन, हर्षवर्धन एक होना चाहिए ना, ये अलग अलग क्यों? ये बात कहिए तो कहते हैं कि नहीं, संविधान के हिसाब से सब कुछ करेंगे, लेकिन जब हमारी बात आएगी तो हम मुसलमान हो जाएंगे, शरीयत के लिहाज से काम करेंगे। और यही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जहर भरा जा रहा है, ये जहर मन में है, ये जहर दिमाग में है, जिसको कभी कभी निकलते हुए इस तरह से टीवी चैनलों पर भी देखा जाता है। तहसीन पूनावाला, जी सुशांत जी, प्रश्न पूछिए। नहीं, मैं आप बहुत देर से हाथ उठा रहे थे, इसलिए मैंने बिना प्रश्न पूछे आपको मौका दे दिया कि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, पहले वो बोल लें फिर मैं प्रश्न पूछूं। हाँ, नहीं मैं जी थैंक यू, मैं आपका थैंक यू। मैं एक चीज़ जो हमारे पैनल पे जो भाई साहब है जो मेरे बारे में जो मेरी तारीफ कर रहे थे, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जब मॉब लिंचिंग के बारे में, जब मुसलमानों पर, हिंदुओं पर, दोनों पर लिंचिंग हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट में गया था। ये भाई साहब नहीं आए थे, सुप्रीम कोर्ट में गया था। मैं मुसलमानों के लिए भी लड़ा था और हिंदुओं के लिए भी लड़ा था। जब हेट स्पीच का मामला हुआ था तब मामला मैंने उठाया था, और मेरे केस के जजमेंट पे सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। और हमेशा जो वकील था लड़ने वाला, मेरे हिंदू वकील था, जज थे, हिंदू जज थे। जिस चैनल पे कहा जाता है कि अगर कोई हिंदू भाई गलत कहता है, जेनोसाइड की बात करता है, वो आप जैसे एंकर है जो हिंदू है। इस देश में हिंदू मुसलमान एक रहते हैं। बार बार जो लोग आके कहते हैं हम सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे, मुसलमान प्रधानमंत्री बनाएंगे, मुसलमान MP बनाएंगे, वो गलत है। मुसलमानों और हिंदुओं का दुश्मन एक है, बेरोजगारी। मुसलमानों और हिंदुओं का दुश्मन एक है, वो है कि हमें नौकरियां चाहिए, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे। हिंदू मुसलमान। अच्छा तहसीन भाई, एक बात बताइए ईमानदारी से, क्या आप मानते हैं बंटवारा हो, तहसीन भाई बांटा जाए, क्या और जो मुद्दे की बातें मानते हैं कि अगर मैं इसको थोड़ा पड़ोसी मान लूं कि जैसे एक ही देश में दो पड़ोसी रह रहे हो, तो मुसलमानों को हिंदुओं से बेहतर पड़ोसी नहीं मिल सकता पूरी दुनिया में, अगर आप देख लें और खंगाल लें? और हिंदुओं को मुसलमान से बेटर नहीं मिल सकता। सिर्फ जहर फैलाने वाले चंद कुछ लोग हैं, जैसे ओवैसी और संघ परिवार, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है जो जहर फैलाते हैं। सुशांत भाई, मैंने बार बार आपकी डिबेट पे कहा, दोबारा से कहूंगा, जो आप मॉब्स देखते हो उसमें कभी आप जय शाह को नहीं देखोगे, वो दुबई में रहेगा शेख के साथ। कभी आप उसमें ओवैसी के बच्चों को नहीं देखोगे, वो लंदन में रहेंगे। आप इसमें देखेंगे गरीब के बच्चे, चाहे वो हिंदू। ठीक है, मैं इसमें एक चीज जोड़ लूं। पास नौकरियां नहीं। आपने जैसे कहा, मैंने पूछा कि क्या मुसलमान को हिंदू से बेहतर पड़ोसी नहीं मिल सकता, तो मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जब बार बार हिंदू हमारे साथ ऐसा कर रहा है, हिंदू ऐसा कर रहा है, तो बड़ा हिंदुओं को कैसा लगता होगा, मैं ये समझना चाह रहा था। लेकिन आपने कहा कि हिंदू को भी मुसलमान से अच्छा, संघ परिवार गलत है। आपने कहा हिंदू को भी मुसलमान से अच्छा पड़ोसी नहीं मिल सकता। रिजवान अहमद मुस्कुराए और हर्षवर्धन त्रिपाठी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं जरा दोनों का एक रिएक्शन ले लूं। बिल्कुल नहीं, एक मिनट सुन लूं, उनको भी सुन लूं सर, उनका कुछ पक्ष है। पहले रिजवान भाई, आप क्यों मुस्कुराए इस बात पर? जी डिले एको है, सॉरी। देखिए, एक तो इसका पूरा एक इंटरनेशनल एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम का इसका एक कारण है, जो बहुत लंबी बात है, कि जहां जहां भी इस्लाम पहुंचा उसने एक पड़ोसी से ज्यादा उस प्रांत का क्लीन स्वीप किया, क्लीन स्वीप। अब उस जमाने में मैं नहीं था और तहसीन भाई नहीं थे, और हम तो सिर्फ पढ़ सकते हैं और अपना इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं।
तो कभी भी ऐसा किसी और रिलीजन्स का ऐसा क्लीन स्वीप होता मैंने नहीं देखा जैसा मुस्लिम बेल्ट का सऊदी अरेबिया अरेबिया के बाद जब मुस्लिम्स ने एक्सपेंशन किया तो क्लीन स्वीप किया। तो इससे प्रथम दृष्टिया दिमाग में एक बात आती है कि रादर देन रिमेनिंग एज नेबर्स मुस्लिम्स बिलीव इन क्लीन स्वीपिंग द एरिया, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया में भी हम लोग मुस्लिम्स के साथ नहीं रह पाए क्योंकि आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी, आई डोंट नो हाउ मच तहसीन विल एग्री, कि मुस्लिम्स ने धीरे धीरे अपने को गेटोज में डाल लिया। मुस्लिम्स को अगर आज भी एक चॉइस दी जाए कि तुम पुराना लखनऊ छोड़ के गोमती नगर में जमीन लोगे, भले उसके पास पैसा, वो कहता है आई फील कंफर्टेबल इन दिस गेटो। अब उसको आप गेटोइजेशन कहिए या एट होम फैक्टर कहिए, मुझे नहीं पता। तीसरी बात, मैं लेटेस्ट 4 एग्जांपल देता हूं, छोटे छोटे, समय नहीं लूंगा, इंपॉर्टेंट पैनल है। ओके सुशांत भाई, 7 आदमियों ने टोपी पहन के मस्जिद के सामने कुरान शरीफ की शान में गुस्ताखी करी। ये योगी गवर्नमेंट है, कहती वो 7 मुसलमान थे जो दंगा भड़काना चाह रहे थे और किसी 7 मुसलमान को लाइन में खड़ा कर देती। तहसीन भाई कोई कुछ ना कर पाता, 2 दिन डिबेट होते, किस्सा खत्म हो जाता। लेकिन जब ये 7 लोग पकड़े गए तो गवर्नमेंट से पूछा गया होगा, सर ये तो कोई सिंह है, कोई ठाकुर है, कोई मिश्रा है, बताओ क्या करें। तो गवर्नमेंट ने कहा परेड करवाओ, परेड, और देश को बताओ कि अयोध्या में गंदगी ये हिंदू मचा रहे थे, और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा और 5 लाख का इनाम दिया पुलिस को। अगर योगी ये ना करते तो तहसीन भाई हम लोग कुछ ना कर पाते। दूसरा एग्जाम्पल शाह फैजल का। शाह फैजल ने इस गवर्नमेंट पे थूका है, देश ने उसको सर पे बिठाया, आईएएस टॉपर बनाया, उस आदमी ने इस गवर्नमेंट पर थूका, लेकिन उसने आज से 1 महीना पहले अर्जी दी कि मुझे माफ कर दो एंड डू नॉट एक्सेप्ट माय रिजिग्नेशन, और मैं वापस डीएम और कमिश्नर बनना चाहता हूं। इसी होम मिनिस्ट्री ने कहा ओके वी विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी विच आई फील इज रॉन्ग। हाल में आर्यन सिंह का केस, आर्यन खान का, सब कह रहे थे फंसाया गया है। अरे सुशांत भाई, 10 ग्राम ड्रग आर्यन के कपड़ों से निकालना एनसीबी के लिए 10 सेकंड का काम था, 10 सेकंड का, यूं फेंक देते अलमारी में, कहते ये आर्यन के पास से मिली है। सरकार ने गलती मानी और आर्यन खान को क्लीन चिट दिया और शर्मिंदगी उठाई। ये है भारत। यति नरसिंहानंद ने कहा जिहाद जेनोसाइड के बारे में, यति नरसिंहानंद ने, कौन हिंदू उसके साथ खड़ा हुआ? 4 महीने जेल में रहा है, बाहर निकल के आया है, कोई उसका इंटरव्यू लेने तक नहीं गया। यह है भारत। मुसलमानों को इन चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, तहसीन में आपके पास आओ, उससे पहले हर्षवर्धन कुछ कह रहे हैं जी। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर भारत के संदर्भ में लाइन में 2 लाइन अगर मुझे दे दे। 1 मिनट सर, दोनों बोल ले, फिर आप उस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। अगर भारत के संदर्भ में हम तुरंत एक राइडर लगा देते हैं, और तहसीन तो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं निजी जीवन में भी, टीवी की बहस में भी, लेकिन वो जब कह देते हैं ना कि सबसे अच्छा पड़ोसी हिंदू के लिए भी मुसलमान है, तो थोड़ा सा संदेह होने लगता है कि वो बहस को फिर वही कर रहे हैं क्या। वो अंग्रेजी में शब्द है ना, मंकी बैलेंसिंग, क्या है, कुछ उस तरह की बात करते हैं। मुझे लगता है ये समझना पड़ेगा, दुनिया के किसी हिस्से में हिंदू जाकर किसी ने कहीं पर कुछ कब्जा नहीं किया, किसी ने किसी की जगह, जिसको कहते हैं कि एग्रेशन नहीं दिखाया है। दुनिया के किसी हिस्से में कहीं लॉ एंड ऑर्डर की समस्या की वजह हिंदू नहीं बना है। तो आप क्यों हर वक्त संतुलन करने की कोशिश में हिंदू के ऊपर भी टिप्पणी कर देना चाहते हैं या बराबर खड़े कर देना चाहते हैं? और ये कुछ उसी तरह की बात हुई जैसे जमीयत उलेमाए हिंद के 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में कह दिया जाता है कि जिनको हमारा खाना पहनना नहीं पसंद है कहीं और चले जाए। अरे भाई, जिसकी जमीन है वो कहां और चला जाएगा और क्यों चला जाएगा? मुझे लगता है कि सबसे खतरनाक बात यही है कि हम हर बात में एक साथ पहले हिंदू मुसलमान करेंगे तब वो करेंगे, जो प्रॉब्लम है उसको नहीं देखते हैं। और जो मुसलमान है, जो बार बार ये कह रहा है, कश्मीर से लेकर देश के हर हिस्से में ऐसा मुसलमान खड़ा है जो भारत के लिए खड़ा है, उसको भी एक क्लू दे दिया जाता है, एक इशारा दे दिया जाता है कि ऐसे बात करोगे तो तुम्हारी थोड़ी सी ज्यादा पूछ होगी, ज्यादा तुमको लोग सुनेंगे। ये खतरनाक है। ठीक है, तहसीन पूनावाला, आप अपनी बात कहिए। मैं त्रिपाठी जी और रिजवान भाई से बिल्कुल सहमत हूँ। तकलीफ हमारा देश एक बहुत महान देश है, ये तो हम सब मानते हैं। प्रॉब्लम
आम हिंदू आम मुसलमान में नहीं है, प्रॉब्लम संघ परिवार और फंडामेंटलिस्ट मुसलमानों में है। ये प्रॉब्लम है इस मुल्क के, और इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। जो ये विवाद होता है इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है। ये देश को पीछे ले जा रहे हैं रिवर्स गेस में, इसलिए हमारे देश की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही। दूसरी बात, आप मेरे घर आ जाइए, इकोनॉमी तो सर जीडीपी मेरे घर पे आइए, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में भगवान गणेश है, दरवाजे पे लक्ष्मी है। मेरी बात सुन लीजिए ना त्रिपाठी भाई सुन लीजिए ना मेरी बात। मेरे दरवाजे पर माँ लक्ष्मी है, मेरी मम्मी के घर में बालकृष्ण है, मेरी पत्नी शिव भक्त है। जो मेरे घर में मंदिर है उसको मेरी मम्मी ने गिफ्ट दिया है। जब मेरी पत्नी और मैं डेट कर रहे थे, पहली बार जब वो पूना है, गणेश चतुर्थी का पावन फेस्टिवल चल रहा था, उन्हें गणेश आरती मराठी के अंदर मेरा दोस्त इमरान ने सिखाया। तो ये देखिए, हिंदू मुसलमान में विवाद नहीं है, विवाद करवाना चाहता है संघ परिवार। और हमें यह समझना होगा कि संघ परिवार इस देश का एक लौटा ऐसा संगठन है जो पावर में है और जो इस देश के खिलाफ है। जब तक हम संघ परिवार को नहीं अच्छा, मुझे एक बात बताइए, तहसीन पूनावाला, हर बात में तब तक हमारे देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आप पॉलिटिकली बीजेपी को क्रिटिसाइज करें, आप संघ को क्रिटिसाइज करें, लेकिन जब एक बड़ी समस्या को समाधान की तरफ हम चर्चा कर रहे हो और आप इन दो लेवल को लगाकर और वो कहते हैं बैंडेड चिपकाने की कोशिश करें, वो मुझे गड़बड़ इसलिए लगता है कि जब इस देश में बाबा साहब अंबेडकर तो संघी नहीं थे ना, उन्होंने ही कहा ना कि भाई ये कम्युनिटी जो है वो कम्युनिटी में ज्यादा फोकस करती है, देश पे कम करती है। उनके शब्द लिखे हुए हैं। आज भी कोई रंगरेज टेलीविजन पर बैठकर कह रहा है कि मुसलमान जो है वो मुसलमान को बनाएगा चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, तभी मुसलमान की समस्या का हल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये सोच जो है ना, इसको चोट करने की जरूरत है सर। हिंदू मुसलमान नहीं है ये मुसलमान को क्रिटिसाइज करना नहीं है, उसको बताना है कि तुम्हें देश को ही ऊपर रखना होगा। जैसे हिंदू रखता है कि धर्म के ऊपर देश, वैसे सबको रखना होगा, सिख को भी, मुसलमान को भी, ईसाई को भी, पारसी को भी, सबको रखना होगा। जंगे आजादी की लड़ाई में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने बराबर का योगदान दिया। सिर्फ दो लोगों ने योगदान नहीं दिया, आरएसएस, संघ परिवार और मुस्लिम लीग, सिर्फ इन लोगों ने योगदान नहीं दिया। और तब से इनका देशद्रोह चला आ रहा है, आज तक इनका देशद्रोह चला आ रहा है। और ये अपने देशद्रोह को हिंदू और मुसलमान के पीछे छुपाते हैं। ना मुसलमान फैनेटिक है, ना हिंदू फैनेटिक है। फैनेटिकल हिंदू और मुसलमान इन संगठनों। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी जस्ट एक उदाहरण लेता हूं। रिजवान अहमद ने अभी एक एग्जांपल दिया, अयोध्या में 6 हिंदू जो कि दंगा कराना चाहते थे, उनको जो है वो पकड़ के एनएसए लगा दिया। अगर संघ यही करना चाहता था तो वहां पर वो ठीक कह रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं थी कि 6 लोग कोई भी खड़े कर देते, कहते ये तो मुसलमान ही थे। क्यों नहीं किया? वो एक एग्जांपल से पूछ रहा हूं। तो आप ये मानते हो कि देश के कानून को, देश के पुलिस को आदित्यनाथ जी मोड़ सकते हैं, गलत करवा सकते हैं? आप ये चीज मानते हो? कोई भी मोड़ सकता है। ये कौन सी बड़ी चीज है? कमजोर कर दिया नरेंद्र मोदी, बड़ी चीज है। लेकिन मैं एक उत्तर, इसी देश में अरे भाई, इसी देश में भोपाल गैस ट्रेजेडी का जो किंग पिन है उसको भगा दिया गया सबके सामने। क्या से क्या नहीं हो सकता इस देश के अंदर सर। इसी देश में जिसने सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर किया, वो आज कहां है हम जानते। हम उस चीज में ना जाए। अगर ये साबित हो गया हो तो बता दीजिए। कश्मीरी हिंदू भाई है, वो क्यों कश्मीर छोड़ रहे हैं? नहीं, अब आप कश्मीर चले गए। मैं कश्मीरी हिंदू भाई कश्मीर क्यों छोड़ रहे? मैं वो सवाल आपसे पूछ रहा। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, आज देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? हमारे कश्मीरी हिंदू भाई। अच्छा ठीक, मुझे एक बात बताइए, मैं इस पर एक प्रश्न पूछता हूं। रिजवान अहमद, मुझे अब एक बात बताइए। रिजवान अहमद, मुझे एक बात बताइए। हमारे कश्मीरी हिंदू भाई के लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं? हमने जब भी कश्मीर पे चर्चा की, कश्मीर फाइल्स फिल्म आई थी रिजवान अहमद, तो ये कहा गया कि 90s में सिर्फ चंद लोग थे जिनकी वजह से कश्मीरी पंडित निकले, वरना पूरा कश्मीर तो उनको साथ रखना चाहता था। जब पूछिए कि उन्होंने किया क्या साथ रखने के नाम पर, सड़क पर उतरे, प्रदर्शन किया, कुछ किया, तो कोई जवाब नहीं मिलता था। आज हम 2022 में हैं, आज भी टारगेट किलिंग हो रही है। मुझे यह बताइए, कितने लोग सड़क पर आ रहे हैं कश्मीर के और कह रहे हैं कि इसको रोको? जो टारगेट किलिंग कर रहा है वो वहीं किसी घर में छुप कर रह रहा है, बाद में ठोक दिया जा रहा है, अलग बात है। और मुझे यह भी बताइए, यासीन मलिक को जिस दिन सजा हुई, कुछ लोग सड़क पर आए और उन्होंने नारे लगाए यासीन मलिक के समर्थन में, तो क्या बदला है मुझे बताइए 90 से 22 में? रिजवान अहमद,
अच्छा, नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं पहले अपनी कर लूं। तहसीन भाई ने बोला जनसंघ ये सब डिस्प्यूट करवा रही है, तो मुझे याद तो थे फिगर्स, पर मैंने कहा एग्जैक्ट बता दूं। तहसीन भाई बैठे हैं, वो 0.2 में भी पकड़ लेंगे कि रिजवान ने गलत बोला। तो तहसीन भाई 1951 में 1951 में तहसीन भाई 3.06 वोट मिला जनसंघ को, 1957 में 5.93 मिला, 1962 में 6.44 मिला और 1967 में 9.41 मिला। आजादी के बाद और गांधी जी की हत्या के बाद जनसंघ बिल्कुल आइसोलेट हो गया था, बिल्कुल पत्थर चल गए थे घरों पर। सो यू मीन टू से कि इंडिया में 1951 के बाद हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम ही नहीं थी, और अगर थी तो मींस ये 2-4-5% वोट लेने वाली जनसंघ इतनी पावरफुल थी जो वोट तो नहीं पा पाती थी, लेकिन कांग्रेस जो 300 साढ़े 300 सीटें जीत के आती थी, वो इन लोगों की हिंदू मुस्लिम स्ट्रैटेजी को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, रॉयल्स को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, मुसलमान मारे जाते थे उसको कंट्रोल नहीं कर पाती थी। तो आई फेल टू अंडरस्टैंड बोथ द थिंग्स। देखिए, मैंने कहा ना, वो संघ और बीजेपी को आप जो करते हैं वो रफ्फू लगाकर किसी तरीके से कोशिश। नहीं सर, समय नहीं है। हर्षवर्धन जी 10 सेकंड इनको चाहिए, बस उसका खत्म करो। 10 सेकंड सर। 10 सेकंड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो ये कह रहा है कि इस देश में जो भी है सबका डीएनए एक है, तकलीफ किन लोगों को है। उसने तो अपनी, जिसको कहते हैं ना कि गुरुजी की जो किताब थी, जो सरसंघ चालक थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उसमें से भी वो हिस्से निकाल के नया पब्लिश कर दिया कि मुसलमानों को बुरा नहीं लगना चाहिए। वो अपने आप में हर बदलाव करने को तैयार हैं, लेकिन यहां शरिया शरीयत कैसे चलेगा भाई? संविधान से चलिए ना। और देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर कहीं समस्या है तो समस्या बताइए, तराजू लेकर घूमते रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि बुरा ना लग जाए, तो देश में जो है स्थिति कभी बेहतर नहीं होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का राष्ट्रवाद में।